भाटी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। जब सलमान खुर्शीद जैसे नेता कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां हो सकता है। राहुल जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं आफ्टर दिस। आराम से भाटी जी प्लीज बताइए। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की और आपके द्वारा कही गई सारी बातों का सैद्धांतिक समर्थन करते हुए मैं इस बात से सहमत हूं। भारत का डीएनए लोकतांत्रिक डीएनए है। भारत की कल्चर, जी। भारत ने एक अलग तरह की कल्चर डेवलप की है। हाँ। वो इसलिए भारत में ऐसी आशंका कम है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों जैसी श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई और हमारे पड़ोसी नेपाल में हुई। लेकिन सुधांशु जी बात तो सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके विश्लेषण में बेईमानी कर रहे हैं। क्यों? ये इस विश्लेषण में ये कह देना कि जहां हिंदू है वहां तो लोकतंत्र रहेगा, जहां नहीं है वहां नहीं रहेगा, ये हमारा थोड़ा बहुत एक संकुचित विश्लेषण है। देखिए, हमारी विशेषता ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये हमारा सौभाग्य था कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर जैसे, पटेल साहब जैसे शानदार नेता मिले, जिनके नेतृत्व में देश ने अपनी एक लोकतांत्रिक परंपराएं कायम की, लोकतांत्रिक संस्कृति कायम की और हम लोगों के डीएनए में लोकतंत्र अंदर तक समाहित हो गया। पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये रहा कि वो कट्टरवादी हाथों में शुरू से ही रहा और वो धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चला। धार्मिक राष्ट्र बना वो, जैसा कि कुछ लोग हमारे देश को भी धार्मिक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, धार्मिक कट्टरता की बातें करते हैं। श्रीलंका, अगर हिंदू मुसलमान की बात करें तो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में क्यों बगावत हुई? नेपाल में क्यों जनता सड़कों पर आई? वहां के तो राजा की हत्या हो गई, महल में आग लगा दी गई। सवाल हिंदू मुसलमान, जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कश्मीर में चुन चुन के मारा गया, चुन चुन के तो गुजरात में भी मारा गया, चुन चुन के तो देश की राजधानी दिल्ली में भी मारा गया। ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। जाति या धर्म इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हमने एक धर्मनिरपेक्ष रास्ता अपनाया, लोकतंत्र का, संविधान का रास्ता अपनाया, इसलिए हमारा लोकतंत्र मजबूत है। दूसरी बात, किसी भी राष्ट्र को अपने अल्पसंख्यक समाज का और अपने कमजोर समाज का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये बात हम हमेशा कहते रहे, आज भी कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी कहने क्या, और सुधांशु जी की पार्टी ये कहती है कि केवल हिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पर भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है, इसलिए उनका भी ध्यान रखो। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू के साथ जो वहां हमले हुए हैं, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के घरों पर मंदिर तोड़े गए हैं, बहुत मानवता की हत्या है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और बांग्लादेशियों से और बांग्लादेश की सरकार से, क्योंकि सरकार तो अभी कोई वहां ठीक ठाक है नहीं, लेकिन हम तो पूरे बांग्लादेश से अपील करेंगे कि ये अमानवीय कृत्य मत होने दीजिए, अपने अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये किसी भी सरकार का, किसी भी देश का पहला नैतिक कर्तव्य बनता है। और हम अपने गिरेबान में भी झांकें, हम ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे देश में भी किसी अल्पसंख्यक के साथ और किसी कमजोर समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। हम रोजाना उनके प्रति घृणा फहराते रहते हैं, हम रोजाना बहुसंख्यकों की कट्टरता की बात करते हैं, रोजाना बहुसंख्यक समाज के अंदर नफरत भरते हैं। अगर ये सिलसिला नहीं थमेगा तो हमारे देश की दिशा भी गलत हो सकती है, जो कि बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन सुधांशु जी की पार्टी और इनसे जुड़े संगठन जिस नफरत और जिस कट्टरता को रोजाना भरते हैं, वो रास्ता गलत है, वो रास्ता हमें गलत दिशा में ले जाता है। कोई काउंटर बांग्लादेश की सतीश जी और राहुल जी के पास जाने के बाद कोई काउंटर सुधांशु जी, और फिर राहुल जी और सतीश जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। जी सुधांशु जी। भाटी जी समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं के मुकाबले बहुत भद्रता से बहस करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। भाटी जी, आप सारा दोष हम पे डाल रहे हैं, हम अगल बगल की बात कर रहे हैं। ये बताइए, श्रीलंका में जो ईस्टर संडे पे बम विस्फोट हुए थे, वो बीजेपी आरएसएस की कट्टरपंथिता की वजह से हुए थे। ये पाकिस्तान में पेशावर में मस्जिद में धमाके हो गए और काबुल में धमाके वो बीजेपी आरएसएस की वजह से हो गए। ये बर्मा में जो बुद्धिस्ट बौद्ध विहारों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम और संत विराथू उनके विरुद्ध आंदोलन ले खड़े हैं, वो बीजेपी आरएसएस की वजह से खड़े हैं। अरे महोदय, इतनी बड़ी समस्या। अच्छा अभी बताइए, रूस के दागिस्तान में हमला हुआ था, वो बीजेपी आरएसएस की वजह से हुआ था। रूस के चेचेनिया में आरएसएस की वजह से हो रहा है, चाइना के सिचांग प्रोविंस में आरएसएस की वजह से हो रहा है, बोस्निया हर्जेगोविना में आरएसएस की वजह से हो रहा है। और सुनिए,
अभी जो फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है हमास वाली, वो आरएसएस की वजह से हो रही है। इथियोपिया और सोमालिया में आरएसएस की वजह से हो रहा है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन के धमाके आरएसएस की वजह से हो रहे हैं। सिडनी वाले धमाके आरएसएस की वजह से हो रहे हैं। 9/11 आरएसएस की वजह से हो रहा है। महोदय क्या कहना चाहते हैं? एक वैश्विक समस्या है, एक समुदाय के अंदर समस्या आ गई है, उस समस्या को समझाइए और मुस्लिमों को भी यह समझना चाहिए। पहले चरण पे तो वो मुस्लिमों के गैर मुस्लिमों की तरफ करते हैं। जैसे कन्हैया लाल साहू का सर काटा जाता है जोधपुर में, तो सैमुअल पाटी का सर काटा जाता फ्रांस में। अलग नहीं है महोदय, मगर उसके बाद एक दूसरे के सर भी काटते हैं। वरना काबुल में काहे धमाके हो रहे हैं? वहां तो निजाम मुस्तफा है, 100% मुस्लिम है। ये पेशावर में किस बात का धमाका होता है मस्जिदों में? ये सीरिया में किस बात का धमाका होता है? इराक में किस बात का? ये तिनके की ओट में पहाड़ मत छुपाइए। ये छोटी राजनीति की हमें अपने इक्वेशन सेटल हो जाए और हम अपनी थोड़ा राजनीति में कट्टरपंथियों से वोट का शॉर्टकट, मैं बार बार कह रहा हूं, कट्टरपंथियों के द्वारा वोट के शॉर्टकट के चक्कर में देश में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। भाटी जी ये समझिए, इसलिए मैंने इतना बड़ा स्वरूप बता दिया। तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश मत करिए। भाटी जी अगर 10 सेकंड में देंगे तो, क्योंकि सतीश जी और राहुल जी दोनों बोले नहीं है अभी तक, मेरे को जाना है उनके पास जी। थैंक यू। अंशु जी ने लगातार मेरी बात को गलत दिशा दी, लेकिन आखिरी वाक्य बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने सही बोला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कट्टरवादियों की वजह से ये परिस्थिति पैदा होती है। वो कट्टरवादी मुसलमान भी हो सकते हैं, कट्टरवादी हिंदू भी हो सकते हैं। हमारे हिंदुओं की आरएसएस है तो मुसलमानों की भी तो आरएसएस है। हर देश में एक आरएसएस है, हर देश में एक कट्टरवादी गिरोह है जो हिंसा भड़काता रहता है, जो नफरत फैलाता रहता है। इन कट्टरवादी गिरोहों पर नकेल डालने की जरूरत है, चाहे उनके नाम कुछ भी हो। मैंने ये कहा ही नहीं कि हर देश की समस्या आरएसएस है। हर देश में एक आरएसएस है जो उस देश की समस्या है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। सतीश जी और राहुल देव जी। राहुल जी फिर वो सुधांशु जी, फिर वो 1 वर्सेस 1 हो जाएगा। आप 1 लाइन आंसर देना चाह रहे तो दे दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं सुधांशु जी। जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। जाओ। ओके, सतीश जी और राहुल देव। लाइन में से दे देता हूं। भाटी जी ये गलत मत कहिए, कश्मीरी हिंदू निकाले गए, कोई आतंकवादी नहीं बना। और सुनिए, चाइना में बुद्धिस्टों को दबा दिया गया, बौद्ध आतंकवादी नहीं बने, सिचांग प्रोविंस के मुस्लिम आतंकवादी बने। इसलिए यह भी आप गौर से देख लीजिए, किसके अंदर फितरत है, किसके अंदर फितरत नहीं है, इसको समझिए। और मैं अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के लिए भी संज्ञान के लिए 1999-2000 की फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है जो ब्रुकिंग्स थिंक टैंक ने पब्लिश की है, जिसमें उसने रिलीजियस कल्चरल एंगल डेमोक्रेसी का बताया है। और उसने कहा है कि जो हिंदू थॉट है, रिलीजियस थॉट, वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा मजबूत है। उसने भारत का उदाहरण दिया और कहा जिन देशों में हिंदू थोड़े बहुमत में हैं, मॉरिशस है, गुयाना है, जमैका है, फिजी है, इवन कुछ हद तक नेपाल भी है, वहां खूनी संघर्ष नहीं होते। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने बौद्धों को कहा, वो हिंदुओं से बड़े नजदीक हैं, बौद्ध देशों में भी खूनी संघर्ष होकर सत्ता नहीं पलटती। तीसरे नंबर पे उसने क्रिश्चियंस कहा और उसने कहा सबसे खराब स्थिति मुस्लिम समुदाय के लोगों की है, यहां एक भी जगह बगैर खूनी संघर्ष के सत्ता नहीं पलटती है। इसीलिए आप एक मुस्लिम देश मुझे बता के जाइएगा भाटी जी, 56-57 है, 4 बता के जाइएगा जो सेकुलर हो। ओके।